नमस्कार, हरियाणा विशेष देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं अपूर्वा। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा निवास में बीजेपी और जेजेपी विधायक दल की बैठक हुई। इस बैठक में दोनों पार्टियों के तमाम विधायक मौजूद रहे। बैठक में सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हरियाणा में हाल ही में नई पंचायतें बनी हैं। वाइस चेयरमैन के चुनाव भी 70% के लगभग हो चुके हैं। बैठक में इन सभी जगहों पर काम की गति कैसे बढ़े, इस पर विचार किया गया है। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पंचायत समितियों ने अपने बजट को अप्रूव करना इन्हीं संस्थाओं को दे दिया है। अपने बजट के अतिरिक्त अगर जरूरत होती है तब स्टेट गवर्नमेंट के पास आएंगे। जो समय ज्यादा लगता था फाइलों के पास होने से, वो बचेगा। हमको सबको मालूम है कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र का जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हैं उनके सबके चुनाव संपन्न हुए हैं और पंचायतें सब नई बन गई हैं। पंचायत समितियां, जिला परिषदें, जिनके चेयरमैन के, वाइस चेयरमैन के, इनके चुनाव भी प्राय 70%, 75% पूरे हुए हैं और एक 20-25% है। मुझे लगता है कि एक सप्ताह भर में ये सब पूरे हो जाएंगे। अब इसके तुरंत बाद इन सब संस्थाओं को और काम करने के लिए आगे के योजनाएं इनकी सबकी बने, ऐसा हमने जो हमारा ग्राम विकास मंत्रालय है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का जो एक मंत्रालय, और इसी प्रकार से शहरी जो अर्बन लोकल बॉडीज, वहाँ भी नए चुनाव काफ़ी जगह पर हुए थे। तो ऐसी सब जगह पर काम की गति कैसे बढ़े, इसका पूरा विचार किया गया है। एक महत्वपूर्ण विषय इसमें जो आज हमने तय किया है कि जो इन लोकल बॉडीज की जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो शहरी हैं चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र की हैं, इनके जो अपने बजट्स हैं, उन सब बजट्स को खर्च करने की पूरे अधिकार, पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, पूरे टेक्निकल सारी बातें और फाइनेंशियल, ये सब हमने उन्हीं अधिकार पूरे दे दिए हैं उन्हीं संस्थाओं को। उसमें किसी प्रकार के काम की अप्रूवल स्टेट गवर्नमेंट के पास अब नहीं आएगी। अपने बजट के बाद यदि उनकी और आवश्यकता होती है, उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट मदद भी करेगी और स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से बाकी सारे काम होंगे। तो एक बहुत बड़ा निर्णय आज ये हमारा विकेंद्रीकरण के नाते से हमने लिया है, जिसके कारण से हमारी चाहे पंचायतें हैं, पंचायत समितियां, जिला परिषदें अथवा नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, इन सब लोगों को एक काम करने पर अपनी सुविधा हो जाएगी। जो समय ज़्यादा लगता था फाइल को यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ आने जाने में, वो समय भी हमने काफ़ी कम कर दिया है। छोटे टेंडर जो हैं, बजाय जो 21 दिन में टेंडरिंग होकर के काम अलॉट किए जाए, उसको 7 दिन के अंदर और कैसे उन कामों को अलॉट किया जाए ताकि काम समय से पूर्व हो सके। और इसी प्रकार चूँकि ये वर्ष इसके मात्र 2.5 महीने 3 महीने ही बचे हैं, तो इस 2.5-3 महीने का जो बजट है हमारे पास, जो उपलब्ध बजट था, उस पूरे के पूरे बजट को 1100 करोड़ रुपया लगभग वो पंचायतों के और पंचायत समिति और जिला परिषद, उनके अकाउंट में अगले 3-4 दिन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा ताकि जल्दी से उसको अपने अपने गांव के हिसाब से वो काम करा सके। इसमें विधायक सभी जाकर के पंचायतों के साथ बैठ करके और उन कामों को कराने के लिए गति कैसे बढ़ाई जाए, इसके ऊपर सबको कहा गया कि जाकर के काम करें। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सरकार की चिरायु योजना का जनता को फायदा हो रहा है। हजारों लोगों ने योजना का लाभ उठाया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पीपीपी की वजह से जिनके गलत राशन कार्ड कटे हैं, उन्हें राशन दिया जाएगा। चिरायु योजना की जो बातचीत हुई है, उसमें सबका फीडबैक बहुत अच्छा था, सबको लाभ मिला है। और जैसा भी 2 दिन पहले मैंने भी स्वयं लोगों से बातचीत की, उसमें से सब लोग संतुष्ट हैं। एक आंकड़े के अनुसार 1 अक्टूबर के बाद अभी तक जिन लोगों ने इसका लाभ प्राप्त किया है, ऐसे लगभग 11,000 केसेज ऐसे हैं जिन्होंने 5,000 से लेकर के 3.5 लाख रुपए तक का लाभ उनको हुआ है। तो ये सब लोग बड़े प्रसन्न हैं। अभी जनवरी महीने में हमने जो परिवार पहचान पत्र के आधार के ऊपर 1,80,000 रुपये तक के इनकम के परिवारों को बीपीएल में डाल करके जो राशन कार्ड नए बनाए हैं, 12 लाख नए राशन कार्ड बने हैं और लगभग 9 लाख राशन कार्ड ऐसे जो लोग पात्र नहीं थे, इस श्रेणी में नहीं आते थे, ऐसे लोगों का राशन कार्ड कटा भी है। इसमें ये बात ठीक है कि काफ़ी परिवार ऐसे भी हैं जिनको इस बात को लगता है कि हमारी आय तो 180 से कम है और हमारा गलत कार्ड गलत कट गया है। उसके लिए हमने एडीसीज की मीटिंग बुलाई, उनको कहा है कि सबकी शिकायतें ये लेनी चाहिए और जो शिकायत हो उसको 15 दिन के अंदर अंदर सॉल्यूशन करना चाहिए। 31 जनवरी का एक समय रखा है कि जिसके अंदर सब सॉल्यूशन हो। अगर समय पर किसी की
शिकायत का सलूशन नहीं होता तो उनको वो जो पिछली सुविधाएं जो मिल रही थी, जो कटी हैं, उनको बहाल कर दिया जाएगा। जब तक उसका विधिवत निस्तारण नहीं हो जाता तब तक उसकी सब सुविधाएं चालू रहे। तो वहीं हरियाणा में मर्जर के बाद विभागों का बंटवारा हो गया है। विभागों के बंटवारे का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बनवारी लाल को पब्लिक हेल्थ मिला है, जबकि एजुकेशन में 2 विभाग किए गए हैं। मंत्री कंवरपाल गुर्जर स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन विभाग मूलचंद शर्मा के पास है। गृह मंत्री अनिल विज के पास से 2 विभाग कम हुए हैं। विज के पास अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टेक्निकल एजुकेशन विज के पास नहीं है। ऐसे कुछ विभागों को हमने मर्ज किया है, 12-13 छोटे विभाग उनको मर्ज करके और इन विभागों की संख्या कम की है। तो स्वाभाविक है जब इस प्रकार का परिवर्तन किया जाता है तो कोई छोटा विभाग किसी एक मंत्री से निकल करके बड़े विभाग में दूसरे मंत्री के पास चला जाता है। कहीं 1-2 विभाग ऐसे भी हैं जो प्रायोरिटी के हिसाब से अदल बदले भी हमने किए हैं। एजुकेशन के जैसे 2 विभाग कर दिए हैं, एक स्कूल एजुकेशन, एक हायर एजुकेशन। इसी प्रकार से जो SC-BC वेलफेयर का और सोशल जस्टिस, इसको अंत्योदय को साथ जोड़ करके इसका एक विभाग कर दिया है। तो ऐसे कई मर्जर किए हैं और स्वाभाविक जब मर्जर होता है तो अलग अलग जो मंत्रियों के पास विभाग होते हैं उसको कॉम्बिनेशन के हिसाब से नई व्यवस्था बनाई है। वो सब आपको जानकारी मिल गई होगी, नहीं तो प्रेस नोट से मिल जाएगा। समय तो वहीं सीएम मनोहर लाल ने राहुल गांधी को लेकर कहा कि कांग्रेस नेता उन्हें बोलने ही नहीं देते हैं। देखिए, जिस प्रकार की बातें वो कर जाते हैं और वो हमको तो समझ में नहीं आती कि कौन सी फिलॉसफी उनकी है। कभी तो वो कह देते हैं कि राहुल गांधी मर गया है और राहुल गांधी को राहुल गांधी ने मार दिया है। कभी वो शिव भक्त बन के बैठ जाते हैं कि कभी किसी ने बम बम भोले का यानी जयकारा लगाया कि नहीं लगाया। कभी वो पुजारियों के ऊपर उखड़ पड़ते हैं। किस दिशा में जा रहे हैं उनकी कोई दिशा ही समझ में नहीं आ रही। और उससे हम हैरान है ऐसा नहीं है, स्वयं कांग्रेस के लोग हैरान हैं। मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जिसके अंदर वो जो आप बोलते जा रहे हैं और उनके जो जयराम रमेश वो उनको रोक रहे हैं कि राहुल जी रुको 2 प्रश्न और लेने बस ही, यानी उनको बोलने नहीं दे रहे उनके रमेश जी। तो खैर जिस प्रकार के वो पप्पू हैं वैसे ही हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में दूसरे चरण की भारत जोड़ो यात्रा अंबाला के सैनी आश्रम में संपन्न हो गई। इस दौरान राहुल गांधी के साथ भूपेंद्र हुड्डा समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद रहे। अंबाला में यात्रा के दौरान राहुल गांधी का स्वागत करने के साथ साथ कार्यकर्ताओं ने उनके साथ सेल्फी भी ली। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। साथ ही कहा कि यात्रा के दौरान हरियाणा में सड़कों की बदतर स्थिति दिखी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में हमें ठंड ही नहीं बल्कि सभी 7 जिलों में खराब सड़कों का भी सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा का अगला पड़ाव पंजाब है। पंजाब के कई जिलों से होते हुए ये यात्रा हिमाचल और जम्मू कश्मीर को जाएगी। वहीं कल सुबह यात्रा पंजाब के सरहिंद से शुरू होगी। 8 दिन यहाँ हरियाणा में राहुल जी ने यात्रा चलाई और 7 जिलों में आए और 7 जिले भी ऐसे आए, मतलब जो दिल्ली के बाद जो हम चले हैं जहाँ हमारी पार्टी कमजोर रही पिछले चुनाव में, लेकिन लोगों का जो रेस्पॉन्स देखा है, जिस प्रकार से लोग उमड़ के आ रहे थे, तो मैं ये कह सकता हूँ हर वर्ग, चाहे वो किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, बुजुर्ग हों, बच्चे हों, महिलाएं हों, हर वर्ग के बहुत इतनी उमंग से आ रहे थे कि ये मैं कह सकता हूँ ये यात्रा जो है जन आंदोलन में बदल गई। हरियाणा में सड़कों की हालत खस्ता देखकर हमारे बहुत अपने आप पर वो हो रहे थे, क्योंकि सड़क में गड्ढे तो सुने हैं लेकिन गड्ढों में सड़क बन रही थी, ऐसी हालत हो रही थी कई जगह। तो बहुत ही था, क्योंकि 8 साल से इस सरकार ने कोई मेंटेनेंस नहीं करी, चाहे वो सड़क हो, चाहे स्टेडियम हो गांव के, चाहे और कोई भी, मतलब कोई ऐसा काम नहीं है। तो जैसा मैंने कहा नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट बनी हुई है यहाँ पर। सड़कों की हालत खस्ता देखकर हमारे बहुत अपने आप पर वो हो रहे थे, क्योंकि सड़क में गड्ढे तो सुने हैं लेकिन गड्ढों में सड़क बन रही थी, ऐसी हालत हो रही थी कई जगह। तो
बहुत ही फैसला, क्योंकि 8 साल से इस सरकार ने कोई मेंटेनेंस नहीं करी, चाहे वो सड़क हो, चाहे स्टेडियम हो गांव के, चाहे और कोई भी, मतलब कोई ऐसा काम नहीं है। तो जैसा मैंने कहा, ये नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट बनी हुई है यहाँ पर। तो वहीं किसान महापंचायत में लिया गया बड़ा फैसला। किसानों का शिष्टमंडल 16 जनवरी को गन्ने की मूल्य वृद्धि के लिए बनाई गई सरकार की कमेटी से बातचीत करेगा। मूल्य नहीं बढ़ाए जाने की सूरत में 17 जनवरी को गन्ने की छिलाई बंद करेंगे। किसान 20 जनवरी को प्रदेश की सभी शुगर मिलों में की जाएगी तालाबंदी। किसान नेता गुरनाम सिंह ने मंच से ऐलान करते हुए हजारों किसानों ने समर्थन दिया। गन्ने के मूल्य वृद्धि की मांग को लेकर आज किसान महापंचायत बुलाई गई, जिसमें प्रदेश भर से हजारों की संख्या में किसान शामिल हुए थे। क्या कुछ फैसले लिए गए? हमारे साथ किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी है। सर, पहले तो जानना चाहेंगे कि बड़ा लंबा संघर्ष जो है किसानों ने गन्ने के मूल्य को लेकर किया गया, शुगर मिल के बाहर भी बैठे थे, आज क्या कुछ बड़े फैसले लिए गए? देखिए, हम पिछले 6 दिन से बैठे हुए हैं और आज महापंचायत करनाल की अनाज मंडी में बुलाई थी और आज प्रशासन ने बात के लिए बुलाया था। जो प्रशासन ने ये कहा है कि उन्होंने सरकार से बात की है। सरकार से बात करके उन्होंने कहा है कि 16 तारीख को जो सरकार है उसने हमारा शिष्टमंडल बुलाया है और फिर उसके बाद हमने जो सारी पंचायत में पास करवाया है वो ये है कि 16 तारीख तक हम कुछ नहीं करेंगे। 16 तारीख को प्रशासन से सरकार से मीटिंग करेंगे। अगर सरकार बात मान जाती है तो अच्छा है, और वरना 17 तारीख से गन्ने की छिलाई बंद और 20 तारीख से शुगर मिलें बंद। 20 तारीख को सुबह 8 बजे शुगर मिलों की तालाबंदी कर दी जाएगी। शुगर मिल की तालाबंदी की जाएगी, लेकिन अभी बहुत क्रॉप जो है गन्ने की खड़ी है। ऐसे में नहीं मानते कि किसान को मोटा नुकसान होगा गन्ने का, क्या करेंगे? देखिए, लड़ाई का मुंह काला होता है, लड़ाई में हमेशा नुकसान होता है और हम उस लड़ाई को टालना चाह रहे थे, अब भी टालना चाह रहे हैं, लेकिन सरकार जो है उसको टालना नहीं चाह रही। सरकार हमारा एक तरह से उसके जिसको हम कहते हैं निर्दयीपना वो बरत रही है। तो यहाँ पे जो लोगों ने फैसला लिया है आपके सामने हाथ खड़े करके, वो ये लिया है कि हम गन्ने को आग लगा देंगे, लेकिन इस रेट पे हम गन्ना नहीं देंगे। किसानों का तर्क है कि लागत मूल्य जो है फसल का बढ़ता जा रहा है, 52% की ज़्यादा इजाफा हो चुका है, खाद के दवाई के मूल्य बढ़े हैं, लेकिन सरकार भी तर्क दे रही है कि शुगर मिल जो है घाटे में। देखिए, वो तर्क नहीं दे रही है, वो कुतर्क दे रही है। कुतर्क इसलिए दे रही है कि पिछले 8 साल का जो मैं आंकड़ा दे रहा हूँ उसमें एक आंकड़ा ये भी है कि चीनी का रेट नहीं बढ़ा है। हम 5 स्टार होटल में चाय पीते हैं, 500 रुपये का चाय का कप है और उसमें 20 पैसे की चीनी है। हम होटलों पे चाय पीते हैं, 20 रुपये का चाय का कप है, उसमें 20 पैसे की चीनी है। अगर वो 20 पैसे की जगह उनकी 50 पैसे की चली लग जाए तो मेरे ख्याल से उनको कोई लंबा चौड़ा नुकसान वाली बात नहीं। बड़ा अंतर है गुरनाम जी कि आप अभी 362 रुपये रेट है और आप 450 रुपये करने की मांग कर रहे हैं। क्या बीच में कोई ऐसा हो सकता है कि किसान थोड़ा सा झुकेंगे या सरकार आगे जाएगी, तो बीच में कोई तालमेल? वो तो जब बैठेंगे तब की बात होती है। हमारा तर्क गलत नहीं है। हमारा तर्क तो ये है कि आप मूल्य सूचकांक से जोड़ लो। आपने 2 गुणी करने की बात की थी भाई, आप 2 गुणी हमारे 2014 वाला दे दो। हम तो पिछला मांग रहे हैं ना, 2014 वाला दे दो, मूल्य सूचकांक से जोड़ दो, जितनी महंगाई बढ़ी उतना रेट बढ़ा दो। तो बिल्कुल देखिए, किसान महापंचायत में बड़े फैसले लिए गए हैं। ऐसे में 20 तारीख से जो है शुगर मिलें बंद करने का ऐलान कर दिया गया है और वहीं साथ साथ किसानों ने ये ऐलान भी किया कि शुगर मिल जब बंद कर दिए जाएंगे तो वो अपने गन्ने की फसल को आग के हवाले कर देंगे। तो ऐसे में आज कई बड़े फैसले गन्ने के मूल्य वृद्धि को लेकर किसानों की तरफ से लिए गए हैं। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित जमीन का मुआवजा बढ़ाने के लिए शुरू हुए भूमि और जल युद्ध किसान आंदोलन का आज 6ठा दिन है। आज भी किसान भारी संख्या में केएमपी यानी कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के मांडोठी टोल प्लाजा पर एकत्रित हुए हैं और सरकार के सामने अपनी मांगे रखी है। किसानों ने हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित की गई जमीन का मुआवजा बढ़ाने की मांग की है। इतना ही नहीं, किसानों ने सरकार से 108 हिंदी भाषी गांव हरियाणा में सम्मिलित किए जाने और SYL का हरियाणा के हिस्से का पानी भी जल्द देने की मांग की है। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी सभी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। सर, हमारा धरना 5वें दिन आज प्रवेश कर चुका है और इस सर्दी के अंदर जो हमारे किसान भाई जिनकी ज़मीनें जा रही हैं, 17 गांव के लोग प्लस अपने सोनीपत साइड के लोग,
काफ़ी भारी मात्रा में डेली यहाँ पर ठंड के अंदर आते हैं, ताकि जो हमारी पुश्तैनी ज़मीन जिसके दौरान हमारा परिवार आज तक पड़ता रहा, काल के समय भी लोगों ने इसी से अपना गुजर बसर किया। और अंग्रेज़ों के टाइम के जो ये ज़मीन अंग्रेज़ों ने भी रहन कर ली थी, लेकिन हमारे लोगों ने मिलजुल करके उनसे भी रहन को छुड़ाया। और आज इस सरकार ने जो प्रोसीजर अपनाया है, बगैर किसानों से सलाह मशवरा करके कोड़ियों के भाव जो इसको अधिग्रहण किया जा रहा है, हम इससे बिल्कुल सहमत नहीं हैं। इसकी हम लड़ाई पूरी लड़ेंगे। इसलिए सरकार को चाहिए कि हमारी मांगें जल्द मान लें। मुआवजा तो कुछ भी नहीं दिया गया। हमारे यहाँ पर 4-4, 5-5 करोड़ रुपए की रजिस्ट्रियाँ पहले हो रखी हैं। उसके बारे में हमने सरकार को अवगत कराया, लेकिन सरकार ने उनको कॉमर्शियल वगैरह बोल करके डिनाई कर दिया। और अब तो ये और भी ज़्यादा बेशकीमती ज़मीन हो चुकी है, क्योंकि आपने देखा इसके नज़दीक में NH-10 लगता है, KMP लगता है, KMP को रोड नहीं मान रहे। और जो हमारी ज़मीनें जा रही हैं वैसे तरीके से जा रही हैं कि जो ज़मीन बचती हो भी किसी काम की नहीं रहती, ना हमारे को रास्ते मिल रहे हैं। इसके लिए हम चाहते हैं कि सरकार हमारे किसानों के साथ मिल बैठ करके इस तरह की नीति अपनाए ताकि किसान को इसमें फ़ायदा हो। तो वहीं भिवानी के बवानी खेड़ा और तोशाम हलके के करीब 39 गांवों के ग्रामीणों और किसानों ने सुंदर ब्रांच डिस्ट्रीब्यूटरी में पर्याप्त सप्ताह का पानी की मांग को लेकर उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। इस दौरान पानी की मांग को लेकर किसानों ने सचिवालय के बाहर प्रदर्शन भी किया। इस दौरान किसानों ने DRO के जरिए CM को ज्ञापन भेजा। साथ ही सिंचाई विभाग के अधीक्षक अभियंता को भी किसानों ने ज्ञापन दिया है। अधीक्षक अभियंता ने किसानों की मांग सरकार तक पहुंचाने और किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल को सिंचाई विभाग के EIEC से मुलाकात करवाए जाने का आश्वासन दिया है। किसान नेताओं ने दो टूक कहा कि नहर में पानी नहीं पहुंचा तो वो रोड पर उतरने को मजबूर होंगे, क्योंकि अब उनको नहरी पानी की जरूरत है। किसान नेताओं ने कहा कि पानी की कमी के चलते उनके खेतों में फसलें सूख रही हैं। अब पानी नहीं मिला तो फसलें सूख जाएंगी। किसान नेताओं ने कहा कि अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो कृषि मंत्री का भी विरोध करेंगे। संघर्ष समिति जन संघर्ष समिति बवानी खेड़ा, हम लगातार 3-4 साल से इस सरकार से, पानी के विभाग से और नहरी पानी के लिए दुखी है। लगातार 2 साल से तो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, परंतु ना तो हमारी सरकार सुनाई करती। नई नहर विभाग के, सिंचाई विभाग के अधिकारी, विशेषकर जो अधिकारी नहरी विभाग के चंडीगढ़ बैठे हैं, वो तो सरासर हमारे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में 9 फरवरी 2021 को बवानी खेड़ा एक महापंचायत बुलाई गई थी और एक बड़े आंदोलन की तैयारी करके हमने आंदोलन चलाया था, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने हमें चंडीगढ़ बुला लिया था और वहाँ पानी की समस्या का समाधान कर दिया था और हमें पानी भी दिया भी गया था। परंतु कुछ ऐसे अधिकारी और मंत्री महोदय सरकार के अंदर है जो जानबूझ के हमारे साथ धोखाधड़ी, पानी के खाना, बेईमानी और हमारी जो हक है उसको डकार रहे हैं। 1 हफ्ते का पानी है। हमारी ये मांग है, यदि 1 गिलास पानी भी हमारे हक में हिस्से में आता है तो हमें 1 गिलास दे दो, परंतु हमें दिया जाए अपने हक का। अब पिछली बार 7 दिन का हमारा हफ्ता था, 2 दिन तो पानी चला और अब नहर में पानी बंद कर दिया। जब बात की जाती है तो बताते हैं नहरी पानी है, वो पीछे नहर में नहीं है। आसेवाड़ी बड़ी चाल है, जींद में बड़ी चाल है, लोहरू बड़ी चाल है, सवारी बड़ी चाल है, सुंदर में पानी नहीं आता। 2020 में CM साहब से हमारी मीटिंग हुई और हमारे को आश्वासन दिया गया कि आपका जो 1 हफ्ते का पानी है वो पूरा दिया जाएगा। पिछले 2 सालों में जनवरी में बारिश हो जाती थी तो लोगों ने महसूस नहीं किया। अब की बार बारिश ना होने की वजह से जो हमारे ये 20-25 गांव है लास्ट के, यहाँ का भूजल जो है बिल्कुल खारा है। इस वजह से किसानों के ना तो किसी के गेहूं में बोर लगी और उससे बड़ी बात के खेतों में जो पानी है डिग्गियों का वो भी मोल लेना पड़ता है और पशुओं के लिए चारे की सिंचाई भी नहीं होती। सुंदर नहर में पानी की समस्या को लेकर आज यहाँ हम DC को ज्ञापन सौंपने आए हैं। इस पानी की पहले हमें पानी 30 दिन में दिया जाता था, वो भी पूरा नहीं दिया जाता। 42 दिन पे कर दिया, वो भी नहीं। हमारी समस्या यही है कि पानी 30 दिन में हमें पूरा 8 दिन में मिले, 8 दिन पूरा मिले। हम DC साहब से ज्ञापन पानी की समस्या के लिए सौंपने आए हैं।
तो वहीं हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के पूर्व प्रधान जगदीश झींडा ने आरोप लगाया कि सरकार ने कमेटी में ऐसे सिखों को भर्ती कर लिया है जो उनके इशारे पर काम कर रहे हैं ताकि लोग आपस में लड़ते रहें। झींडा ने कहा कि इन सभी मुद्दों पर श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार के सामने हम अपना पक्ष रखने जा रहे हैं। गुरुद्वारा सेवा संभाल चार्ज को लेकर 18 जनवरी को अकाल तख्त साहिब के सामने 41 मेंबरी कमेटी पेश होगी। उन्होंने सरकार से अपील भी की है कि जल्द से जल्द इस कमेटी को बर्खास्त किया जाए। तो हरियाणा विशेष में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।